सोने और चांदी के लहंगे के घर का जादू। दिशा अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके चाचा शहर में काम करते थे। उसकी चाची पायल की एक बेटी थी जिसका नाम निधि था। दिशा दिखने में बहुत काली थी, जिसकी वजह से पायल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पायल को काले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। निधि बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए पायल अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी। निधि और दिशा एक ही स्कूल में थे। उनके स्कूल में एनुअल फंक्शन शुरू होने वाला होता है, इसलिए दिशा पायल के पास जाकर बोलती है, चाची, स्कूल में एनुअल फंक्शन है। मेरी क्लास की सभी लड़कियों ने सोचा है कि हम सब एनुअल फंक्शन में लहंगा पहन कर जाएं। आप मुझे एक लहंगा दिला दो। शक्ल देख अपनी शक्ल, ऐसी शक्ल है और चली लहंगा पहनने। जैसी तेरी शक्ल है ना, उस पर तेरे पुराने कपड़े भी जच जाएंगे, वही पहन कर जा। तभी निधि आती है और पायल से बोलती है, मम्मी, मुझे 12,000 रुपए दे दो, लहंगा खरीदना है। दिशा ने आपको बता ही दिया होगा कि हमें एनुअल फंक्शन में लहंगा पहनना है। मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करूंगी। अब जल्दी से मुझे पैसे दे दो, मेरे दोस्त बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये ले, 15,000 ले जा, मेकअप का सामान भी खरीद लियो। इस तरह पायल निधि को उसकी जरूरत से ज्यादा पैसे दे देती है और दिशा को बिल्कुल भी पैसे नहीं देती। ये देखकर दिशा उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। पायल हर रोज दिशा को उसके काले रंग के लिए ताने मारती रहती थी, लेकिन दिशा कभी भी पायल को जवाब नहीं देती थी। दिशा पायल को खुश करने के लिए उसके सारे काम करती थी, लेकिन फिर भी पायल उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। 3 दिन बाद दोनों एनुअल फंक्शन में जाते हैं। निधि अपना महंगा लहंगा पहनकर जाती है और दिशा घर के पुराने कपड़े पहनकर चली जाती है। दिशा को देखकर स्कूल की सारी लड़कियां हंसने लगती है। अरे निधि, तूने इतना सुंदर लहंगा पहन रखा है और ये तेरी बहन घर के पुराने कपड़े पहनकर क्यों आई है? तुझे कितनी बार बोला है मैंने, इसे मेरी बहन मत बोला कर। वो तो मेरी मम्मी पापा इस पर तरस खाकर घर ले आए, पर मैं इसे अपनी बहन नहीं मानती। काली कलूटी बंदरिया को मेरी मम्मी भी बिल्कुल पसंद नहीं करती। निधि, ऐसा मत कहो, मेरा और तुम्हारा बहन का रिश्ता है। तुम मुझे अपनी बहन मत मानो, लेकिन फिर भी हमारा बहनों का रिश्ता है और ये तुम्हारे ना मानने से टूट नहीं जाएगा। दिशा की ये बात सुनकर निधि वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों घर आ जाती हैं और घर आकर निधि पायल को सारी बात बताती है। मम्मी, आज दिशा ने मुझे स्कूल में उल्टा जवाब दिया। आप इसको बोलो मेरे से स्कूल में बात ना करे, खामखा इसकी वजह से मेरी इंसल्ट भी हो जाती है। पायल दिशा को बुलाती है और कहती है, ए काली बंदरिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को उल्टा जवाब देने की? अगर मेरी बेटी ने कहा कि वो तुझे अपनी बहन नहीं मानती है, तो इसमें गलत क्या कहा? तू क्या चाहती है, तुझे अपनी बहन बोलकर मेरी बेटी अपनी इंसल्ट करवाए? बड़ी आई, चल जा काम कर। दिशा किचन में काम करने जाती है। बर्तन धोते धोते दिशा रोने लगती है। बचपन में ही मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए, इसलिए मेरे चाचा जी मुझे यहाँ लेकर आ गए। जब मैं छोटी थी तब चाची मेरे साथ इतना बुरा नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ, चाची और निधि मुझसे नफरत करने लगी हैं। एक तो मैं सारे काम करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई मेरे से सही से बात नहीं करता। अब मैं और ये सब नहीं सह पाऊंगी। दिशा किचन का सारा काम खत्म करके घर के बाहर आ जाती है। रास्ते में दिशा को एक गरीब बुढ़िया नजर आती है, जिसका एक पैर बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ था। कोई मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मदद करो मेरी। दिशा बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और उसके पैर के ऊपर से पत्थर हटाती है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मुझे तो लग रहा था कि कोई मेरी मदद नहीं करेगा। अच्छा हुआ तुम समय से आ गई। अम्मा, आप कहाँ रहती हो? मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। दिशा बूढ़ी अम्मा को उसके घर तक छोड़ देती है। उसके बाद दिशा वापस घर लौट जाती है। अगले दिन दिशा घर की सफाई कर रही होती है, लेकिन तभी खिड़की के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और उनकी बॉल खिड़की पर लग जाती है, जिसकी वजह से खिड़की का कांच टूट जाता है। कांच टूटने की आवाज सुनकर पायल वहां आती है और बोलती है, तूने खिड़की का कांच तोड़ दिया?
नहीं चाची, बाहर बच्चे खेल रहे थे, उनकी बॉल आकर लगी है जिसकी वजह से खिड़की का कांच टूटा है। अब तो अपनी गलती भोले मासूम बच्चों पर थोपने लगी है। नहीं चाची, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में बच्चों ने ही तोड़ा है। पायल दिशा को एक तमाचा लगा देती है। झूठ बोलने लगी है अब तू मेरे से, चल बाहर निकल मेरे घर से। दिशा रोते हुए घर के बाहर आ जाती है और अपने मन में सोचती है, अब मैं कभी भी यहाँ वापस नहीं आऊंगी। मैं बाहर कहीं जाकर मर जाऊं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं आऊंगी। उसके बाद दिशा जंगल की तरफ जाने लगती है। जैसे ही दिशा जंगल में पहुँचती है, उससे एक सूखा सा पौधा बोलता है, सुनो, मैं बहुत प्यासा हूँ, तुम मेरे ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दो। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। दिशा नदी से पानी लेकर आती है और पौधे के ऊपर पानी डाल देती है। पानी डालते ही वो सूखा सा पौधा एक बड़ा सा घना पेड़ बन जाता है। अरे, तुम तो छोटे से पौधे से इतने बड़े पेड़ बन गए, लेकिन कैसे? मैं जादुई पेड़ हूँ। जब भी कोई मेरे ऊपर पानी डालता है तो मेरा जादू काम करने लगता है। इतना बोलकर पेड़ वहाँ पर सोने और चांदी का लहंगा घर प्रकट करता है। ये लो, सोने और चांदी का लहंगा घर। सोने और चांदी का लहंगा घर? मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा घर नहीं देखा है। ये जादुई सोने और चांदी का लहंगा घर है। मैं साल में एक बार ये दोनों लहंगा घर उस इंसान को देता हूँ जो बहुत नेक होता है। वैसे तुम्हें इन दोनों में से कोई एक घर चुनना होगा। चांदी के लहंगे के घर में तुम्हें धन दौलत और सुंदरता मिलेगी, और सोने के लहंगे के घर के अंदर तुम्हें एक परी का आशीर्वाद मिलेगा। मैं परी का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है और मुझे सुंदरता भी नहीं चाहिए। इतना बोलकर दिशा सोने के लहंगे के घर के अंदर जाती है। वहाँ उसे एक परी मिलती है। आओ दिशा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आप मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं सब जानती हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी चाची और निधि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। आज तुम सोच कर आई थी कि तुम अब चाची के घर लौटकर कभी नहीं जाओगी। तुम अच्छी होने के साथ साथ बहुत ईमानदार भी हो। तुमने धन दौलत के सामने मुझसे आशीर्वाद लेना चाहा। मेरा आशीर्वाद चांदी के लहंगे के घर के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दिशा चांदी के लहंगे के घर में जाती है। घर के अंदर जाते ही वो परियों की तरह खूबसूरत हो जाती है और उसके सामने बहुत सारे रुपए पैसे रखे हुए थे। अरे वाह, सच में मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब मैं हमेशा यहीं रहूंगी। उस दिन से दिशा जादुई चांदी के लहंगे के घर में रहने लगती है। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल का एक्सीडेंट में एक पैर टूट जाता है। एक दिन पायल अपनी बेटी से कहती है, निधि, मेरे पैरों में तेल लगा दे बेटा, और इसके बाद खाना लेकर आ जाइयो। क्या है मम्मी, जब से आपकी ऐसी हालत हुई है आपने तो मुझे अपना नौकर ही बना लिया है। मेरे पास और भी बहुत काम है। आप अपने काम के लिए किसी नौकरानी को रख लो। मैं हमेशा आप पर ही ध्यान दूं, ये पॉसिबल नहीं है। इतना बोलकर निधि वहां से चली जाती है। अगले दिन दिशा बाजार से सामान लेकर अपने घर लौट रही थी। तभी उसे उसकी चाची के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की राधा मिलती है। राधा, मेरी चाची और निधि कैसी है? तेरी चाची का तो एक पैर टूट गया है और निधि अपनी माँ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। क्या चाची का पैर टूट गया है? लेकिन ये सब कैसे हुआ? अरे, ये सब उनके बुरे कर्मों का नतीजा है। तेरे जैसी लड़की के साथ इतना बुरा किया है उन्होंने, उसका फल तो उन्हें मिलेगा ही ना। ऐसे मत बोल राधा, जो भी हो, है तो वो मेरी चाची ना। उन्होंने इतने सालों से मुझे अपने घर में रखने की जगह दी थी। मैं अभी अपनी चाची से मिलने जा रही हूँ। दिशा उसी वक्त पायल के घर जाती है। पायल की ऐसी हालत देखकर दिशा की आंखें नम हो जाती है और दिशा को देखकर पायल रोने लगती है। कहाँ चली गई थी दिशा? तेरे जाने के कुछ दिनों बाद ही मेरा एक पैर टूट गया था। जिस बेटी से मैं इतना प्यार करती थी वो मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। तू बिना कहे मेरे सारे काम करती थी, लेकिन प्यार करना तो दूर, मैंने तुझसे अच्छे से बात तक नहीं की। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
चाची, अब आप परेशान मत होइए, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद दिशा चांदी के लहंगे के पास जाती है और बोलती है, मैं अपनी चाची के साथ रहूंगी, अब मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगी। दिशा के ये कहते ही चांदी का लहंगा घर वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद दिशा अपने घर आती है। उस दिन से दिशा अपनी चाची का ध्यान रखने लगती है। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और दिशा हंसी खुशी रहने लगती है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे बनाया। राजकुमारी रागिनी अपने बालों की बहुत ज्यादा देखभाल किया करती थी। वो अपने पिता राजा कृष्णदेव से बालों में लगाने के लिए दूर देश से महंगे महंगे शैम्पू और तेल मंगवाया करती। राजा कृष्णदेव अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे। वो अपनी लाडली राजकुमारी की इच्छा मिनटों में पूरी कर दिया करते, जिस वजह से राजकुमारी रागिनी दिन पर दिन और भी ज्यादा घमंडी बन गई। एक रात की बात है, राजकुमारी रागिनी अपने कक्ष में गहरी नींद में सो रही थी। तभी वो चिल्लाते हुए नींद से जागी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमारी रागिनी की चीखने की आवाज सुनकर दूसरे कक्ष में विश्राम कर रहे राजा कृष्णदेव अपनी पत्नी सुनंदा के साथ दौड़ते हुए उसके कक्ष में आए और बोले, क्या हुआ बेटी, तुमने इतनी जोर से क्यों चीखा? माँ, मैंने सपना देखा कि मैं गंजी हो गई हूँ और सभी लोग मुझे गंजी राजकुमारी बोलकर मुझ पर हंस रहे हैं। अरे मेरी बच्ची, तुम्हारे तो इतने सुंदर बाल हैं, भला तुम गंजी कैसे हो सकती हो? जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। आपने सही कहा जी। वैसे भी रागिनी सारा दिन भर आईने में अपने बालों को संवारती रहती है, इसलिए इसे ऐसे सपने आते हैं। अपने बालों को लेकर परेशान ना हो और चुपचाप से सो जाओ। उस रात तो राजकुमारी रागिनी सो गई, पर अगली सुबह वो अपने बालों का अधिक ध्यान रखने लगी। एक रोज राजकुमारी रागिनी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में टहल रही थी। तभी पड़ोसी राज्य से आए राजकुमार केशव की नजर उस पर पड़ी। अरे वाह, कितने सुंदर नागिन जैसे बाल हैं और दिखने में भी कितनी खूबसूरत है। ये कहते हुए राजकुमार केशव से रहा नहीं गया और वो राजकुमारी रागिनी के समीप गया और अपना परिचय देते हुए बोला, मेरा नाम राजकुमार केशव है, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ सुंदरी? क्या तुम्हें पता नहीं, मैं राजकुमारी रागिनी हूँ। ओह, मैं आपकी तारीफ में क्या कहूँ। आप हुस्न की मलिका हो और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार केशव की बातों से राजकुमारी रागिनी का चेहरा खिल उठा और उसकी बातों से प्रभावित होते हुए बोली, मुझसे विवाह? इसके लिए आपको मेरे पिताजी से बात करना होगा। राजकुमारी रागिनी भी राजकुमार केशव को पसंद करने लगी। फिर अगले दिन राजकुमार केशव ढेर सारे कीमती तोहफे के साथ शादी का प्रस्ताव लिए राजमहल पहुंचा। महाराज, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। क्या आपको मेरा प्रस्ताव मंजूर है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें आपका प्रस्ताव मंजूर है। ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि पड़ोसी राज्य के शूरवीर राजकुमार से हमारी बेटी का विवाह होगा। इस तरह राजकुमारी रागिनी का विवाह का शुभ मुहूर्त 1 महीने बाद होना तय हुआ। राजकुमारी रागिनी बहुत खुश थी और पूरा राजमहल शादियों की तैयारियों में जुट गया। ठीक विवाह के 1 हफ्ते पहले राजकुमारी रागिनी आईने में अपने आप को देखते हुए बोली, मेरे बाल रूखे और बेजान लग रहे हैं। शादी का दिन भी नजदीक है, मुझे अपने बालों के लिए कुछ करना चाहिए। तभी वहाँ राजकुमारी रागिनी की सहेली काजल आई और बोली, क्या हुआ रागिनी, बड़ी परेशान लग रही है? कहीं राजकुमार केशव ने शादी करने से इनकार तो नहीं कर दिया? राजकुमार केशव मुझसे शादी ना करें, ऐसा कभी सपने में भी नहीं हो सकता। मेरे जैसी सुंदर लंबे घने बालों वाली राजकुमारी पाकर वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता है। तो फिर तो इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही है? मैं अपने रूखे और बेजान बालों की वजह से परेशान हूँ। देखना, मेरे चमकदार बालों को क्या हो गया। लगता है किसी की बुरी नजर लग गई। ओह, तेरी समस्या का समाधान है मेरे पास। राज्य के समीप जो जंगल है, मैंने सुना है उस जंगल में जादुई नीले रंग के फूल खिलते हैं
जिसे सर पर लगाते ही बाल उम्र भर चमकदार, काले, लंबे और घने रहते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जादुई फूल की तलाश में जंगल जाती हूँ। पर उस जंगल में तुम अकेली मत जाना। सुना है जंगल बहुत घना और डरावना है। मुझे किसी से डर नहीं लगता, आखिर मैं एक राजकुमारी हूँ। घमंड में अंधी राजकुमारी रागिनी घोड़े पर सवार घने जंगल जा पहुंची और वहां नीले रंग के फूल खोजने लगी। काफी समय बीत जाने के बाद भी उसे नीले रंग के फूल कहीं दिखाई नहीं दिए। अगर मुझे वो जादुई फूल नहीं मिले तो मैं इस पूरे जंगल को नष्ट कर दूंगी। ये कहते हुए राजकुमारी रागिनी गुस्से से जंगल में लगे छोटे छोटे पौधों को अपने पैरों तले कुचलने लगी। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आई और बोली, रुक जाओ, इन बेजुबान पौधों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, दुष्ट लड़की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? क्या तुम्हें पता नहीं मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ? मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। राजकुमारी, आखिर तुम्हें अपने ऊपर किस बात का घमंड है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं कितनी सुंदर हूँ और मेरे बाल कितने घने और लंबे हैं? इसलिए मैं अपने लंबे बालों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जादुई नीले फूल लेने इस जंगल में आई हूँ। नीले फूल? हाँ, तुमने सही सुना। तुम्हें तो पता ही होगा। जल्दी बताओ वो नीले फूल कहाँ मिलेंगे? जादुई नीले फूल पाना इतना आसान नहीं। वो वन देवी के खास फूल हैं। जल्दी बता बुढ़िया, वरना मैं तेरा सर कलम कर दूंगी। तभी वहाँ चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई और बूढ़ी औरत एक सुंदर वन देवी में बदल गई। घमंडी और बदतमीज राजकुमारी, तुझे अपने बालों पर बहुत घमंड है ना? तेरा ये घमंड मैं अभी चकनाचूर कर देती हूँ। अब तो सदा के लिए गंजी हो जाएगी। वन देवी के इतना कहते ही राजकुमारी रागिनी के सर से सारे बाल गायब हो गए और वो गंजी हो गई और वन देवी भी जंगल में अदृश्य हो गई। अपना गंजा सर देखकर राजकुमारी रागिनी रोते हुए बोली, मेरे सुंदर घने बाल कहाँ गए? किसी ने मुझे ऐसी हालत में देख लिया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पर हंसेंगे। उस रात देखा हुआ सपना तो सच हो गया। इतना कहकर राजकुमारी रागिनी जैसे तैसे सर को चुनरी से ढक वापस राजमहल लौटी और अपने कक्ष में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। रोने की आवाज सुन परेशान होते हुए राजा और रानी उसके कक्ष में आए। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? हाँ बेटी, बताओ क्या बात है, और ये तुमने अपना सर चुनरी से क्यों ढक रखा है? माँ, पिताजी, उस रात देखा हुआ सपना सच हो गया। ये कहते हुए रागिनी ने रोते हुए अपने सर से चुनरी हटाई। राजा रानी अपनी बेटी का गंजा सर देखकर हैरान रह गए। बेटी, तुम्हारे सारे बाल कहाँ गए? ये सब हुआ कैसे? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? अब हमारी राजकुमारी का विवाह कैसे होगा? माँ, पिताजी, राजकुमार केशव ने यदि मुझे इस हालत में देख लिया तो वो रिश्ता तोड़ देंगे, मुझसे विवाह करने से मना कर देंगे। चुप हो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। पर पहले ये बताइए, ये सब हुआ कैसे? राजकुमारी रागिनी अपने माता पिता को जंगल में घटी सारी घटना बताती है। सारी सच्चाई जान राजा रानी चिंता में पड़ गए। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, तभी राजकुमार केशव का संदेश लेकर वहाँ एक सैनिक आया। राजकुमारी जी, कल राजकुमार केशव का जन्मदिन है और राजकुमार जी ने आपको कल महल में आमंत्रित किया है। संदेशा सुन राजकुमारी रागिनी परेशान हो गई। फिर काफी देर सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। अगले दिन राजकुमारी रागिनी नकली लंबे बालों का विग लगाकर राजकुमार केशव के जन्मदिन समारोह पर पहुंची। महल में चारों तरफ खुशी का माहौल था। नाच गान और स्वादिष्ट पकवानों से महफिल सजी हुई थी। तभी रागिनी मन ही मन सोचने लगी, अगर राजकुमार को मेरी सच्चाई का पता चल गया तो तब ना जाने क्या होगा। राजकुमारी रागिनी ये मन ही मन सोच रही थी कि तभी तेज तेज हवाएं चलने लगी। इसी बीच रागिनी के सर पर से नकली बालों का विग उड़कर सीधा राजकुमार केशव के चेहरे पर जा गिरा। राजकुमार ने जैसे ही अपने चेहरे पर से बालों के विग को हटाया तो अपने सामने राजकुमारी रागिनी को गंजी देख गुस्से से बोला, इतना बड़ा धोखा! राजकुमारी, तुम गंजी हो? चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। ऐसा मत बोलिए राजकुमार। सुना नहीं तुमने? चले जाओ यहाँ से। पर मेरी बात तो सुनो राजकुमार।
मुझे कुछ नहीं सुनना, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें सैनिक द्वारा धक्के मारकर महल से बाहर निकलवा दूंगा। अपना अपमान होते देख राजकुमारी रागिनी सर को चुन्नी से ढककर रोते हुए वहाँ से चली गई। अब उसे समझ आ चुका था, उसे अपने घमंड की सजा मिल चुकी है। अपने राज्य के समीप पहुँच रागिनी मन ही मन बोली, मुझे कैसे भी करके उस वन देवी को ढूंढना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी। ऐसा कहकर राजकुमारी रागिनी उसी जंगल जा पहुँची और वन देवी को ढूंढने लगी। काफी देर भूखी प्यासी भटकने के बाद भी उसे वो कहीं नहीं मिली। फिर वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोते हुए बोली, हे वन देवी, तुम कहाँ हो? मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। मुझे माफ कर दो। अपने लंबे काले घने बालों को लेकर जो मैंने घमंड किया था उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। अब मैं कभी खुद पर घमंड नहीं करूंगी। कृपया करके आप मेरे बाल मुझे वापस कर दीजिए। ये कहते हुए रागिनी फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसके सामने वन देवी प्रकट हुई और बोली, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, यही तुम्हारे लिए काफी है। इतना कहकर वन देवी जादुई नीले रंग का फूल रागिनी को देते हुए बोली, ये लो राजकुमारी, इस जादुई फूल को रात को सोने से पहले इसका रस पीसकर सर पर लगा लेना। सुबह तक तुम्हारे सारे बाल तुम्हें वापस मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, याद रहे, आज के बाद अपने बालों और चेहरे की खूबसूरती पर कभी घमंड मत करना। इतना कहकर वन देवी गायब हो गई। फिर राजकुमारी रागिनी जादुई नीले रंग का फूल लेकर अपने महल वापस लौट आई और रात को सोने से पहले वन देवी का ध्यान करते हुए जादुई फूलों का रस सर पर लगाया। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसके लंबे घने काले बाल वापस आ गए। ये देख वो खुशी से झूम उठी। मेरे बाल मुझे वापस मिल गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वन देवी। माँ, पिताजी, देखो मेरे बाल मुझे वापस मिल गए। ये देख राजा रानी का भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भी वन देवी का मन ही मन धन्यवाद किया। वहीं दूसरी ओर राजकुमार केशव को जब सच्चाई का पता चला तो उसे अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर उसने राजकुमारी रागिनी से माफी मांगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया और राजकुमारी रागिनी की शादी राजकुमार केशव के संग बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुई। बड़ों का आशीर्वाद लेकर दोनों ने खुशी खुशी अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। एक बार की बात है, किसी गांव में ज्योति और सुमन नाम की दो बहनें अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। कुछ समय पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। दोनों बहनों की जिम्मेदारी उनकी माँ कमला के ऊपर थी। कमला खेती करके अपनी दोनों बेटियों का पेट पालती थी। लेकिन एक दिन कमला की भी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। वो तुरंत बेहोश होकर गिर जाती है। जैसे ही दोनों बहनें अपनी माँ को बेहोश देखती हैं, तभी दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे तैसे दोनों बहनें मिलकर अपनी माँ को होश में लाती हैं। बेटी, अब नहीं लगता कि मैं बचूंगी। मेरा तुम्हारे पापा के पास जाने का समय आ गया है। बेटी, मेरे जाने के बाद तुमसे ये घर छिन जाएगा, इसलिए तुम अपने चाचा चाची के घर चले जाना। चाची थोड़ी गुस्सैल है, लेकिन कोई बात नहीं, चाचा अच्छे हैं, तुम वहीं अपना गुजारा कर लेना। ऐसा कहकर कमला की मृत्यु हो जाती है। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जा रही हो। हमें विश्वास है आप जल्दी ठीक हो जाओगी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तो बोलो माँ, अपनी आंखें खोलो ना माँ। दोनों बहनें अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके आती हैं और घर आकर अपने कपड़े लेकर चाचा चाची के घर चली जाती हैं। दोनों बहनों को देखकर चाची रेखा बहुत आग बबूला हो जाती है और चाची दोनों बहनों को थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम दोनों मनहूसों की मेरे महल जैसे घर में पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई? हमने तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। तुम जैसे गरीबों से हमें कोई रिश्तेदारी नहीं रखनी थी। निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ गई। चाची, आप दोनों के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं बचा है। हम अनाथ बहनें कहाँ जाएंगी? आप हमें अपने घर में पनाह दे दीजिए, हम उसी में गुजारा कर लेंगे। रेखा, इतनी भी कठोर दिल मत बनो, ये दोनों कहाँ जाएंगी? रेखा अपने पति की बात मान जाती है और दोनों बहनों को अपने घर में रख लेती है।
लेकिन सिर्फ एक नौकरानी के रूप में। रेखा पूरा दिन दोनों बहनों से गधे की तरह काम करवाती थी और खाने में सड़ा हुआ खाना देती थी और पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े। इसी तरह दोनों बहनें अपने चाचे का अत्याचार सह रही थी। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें साथ बैठकर खाना खा रही थी। तभी सुमन ज्योति से कहती है, दीदी, खाने में से तो बदबू आ रही है। उन्होंने कहा था वो हमें हमारी नानी याद दिला देंगी। सही में ऐसा हो गया। दीदी, मेरा पढ़ने का भी बहुत मन करता है, लेकिन चाची कभी ऐसा नहीं होने देंगी। और आज तो उन्होंने हमसे बहुत सारा काम करवाया। मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। ज्योति और सुमन आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर रेखा आ जाती है। मैंने तुझसे अदरक वाली चाय मांगी थी, लेकिन तुम दोनों को तो फ्री का खाना मिल जाता है। बस 24 घंटे बैठी रहती हैं और गप्पे लड़ाती रहती हैं। चाची जी, माफ कर दीजिए, मेरे दिमाग से निकल गई। मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर ज्योति तुरंत ही रसोई में जाती है और फटाफट से चाय बनाकर रेखा के पास चली जाती है और बहुत हिम्मत करके अपनी चाची से सुमन की पढ़ाई के लिए बात करती है। चाची जी, मैं आपका कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। आपके अत्याचार सहने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है। मेरी बहन का किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। ऐसा सुनकर रेखा बहुत आग बबूला हो जाती है और चाय का कप ज्योति के ऊपर फेंक देती है, जिस वजह से ज्योति का हाथ जल जाता है। अत्याचारी रेखा जला हुआ हाथ पीछे मोड़ देती है और कहती है, आज तो तूने मेरे सामने ये बात बोल दी। अगर तूने मेरे सामने कभी दोबारा पढ़ाई की बात की तो तुम दोनों को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। मैंने तुम दोनों को अपने घर में रहने के लिए जगह दी है। महारानी की बहन को स्कूल जाना है। रोते रोते ज्योति अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और सुमन उसके लिए हल्दी का लेप लेकर आती है और कहती है, दीदी, मुझे माफ कर दो। चाची ने आपको मेरी वजह से ही मारा है। दीदी, ये हल्दी का लेप अपने हाथ पर लगा लो और मैं आज के बाद कभी भी स्कूल की बात नहीं करूंगी। ऐसा कहकर सुमन बहुत रोती है। थोड़ी ही देर में ज्योति अपने हाथ में हल्दी का लेप लगा लेती है और दोनों बहनें पानी पीकर सो जाती है, क्योंकि खाना सड़ा हुआ था। सुबह होते ही रेखा ज्योति को अपने पास बुलाती है। सुन करमजली, मेरी बहन आ रही है। उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए घर को बिल्कुल चमका देना और अलग अलग पकवान भी बना देना और अपनी बहन को बोल देना पूरे गार्डन की सफाई कर दे। और अगर तुम दोनों बहनों से कोई भी गलती हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चल, अब लग जा काम पर। बेचारी ज्योति के हाथ में अभी भी छाले पड़े हुए थे। उसको बहुत जलन हो रही थी, लेकिन तब भी वो चाची को काम करने से मना नहीं कर सकती थी। उसे मजबूरी में काम करना पड़ता है। पहले वो पूरे घर की सफाई करती है, उसके बाद बहुत दर्द में रसोई में जाकर अलग अलग तरह के पकवान बनाती है और सुमन गार्डन की सफाई कर रही थी। ऐसे ही दोनों बहनें कामों में लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद रेखा की बहन आ जाती है और दोनों बहनों को ज्योति खाना दे जाती है। दोनों बहनें आराम से बैठकर खाना खा रही थी कि तभी रेखा की बहन की नजर सुमन और ज्योति पर जाती है और वो रेखा से कहती है, बहन, तूने इन दोनों नौकरानियों को घर में कैसे रखा हुआ है? इन दोनों के कपड़ों में से कितनी बदबू आ रही है। क्या ये खाना इन्हीं ने बनाया है? अरे यार, तू तो मेरे स्टेटस को अच्छे से जानती है कि मैं नौकरानी भी कैसी रखती हूँ। ऐसे गरीबों के हाथ का खाना मैं खाऊंगी? बिल्कुल नहीं। अरे बहन, तू परेशान क्यों होती है? तू मेरी सबसे अच्छी बहन है और तुझे मैं नाराज कैसे कर सकती हूँ? अगर तुम्हें ये दोनों नौकरानी पसंद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। अभी मेरे पति भी यहाँ पर नहीं है, मैं इन दोनों को अभी निकाल देती हूँ। सुनो तुम दोनों, अभी कभी यहाँ से निकल जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। चाची, हम दोनों कहाँ जाएंगे? प्लीज ऐसा मत करो। चाची जी, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। चाची, आप जो बोलेंगी हम वो करेंगे। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। दोनों बहनें अपनी चाची के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन रेखा उनकी एक नहीं सुनती और उन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। धीरे धीरे करके रात हो जाती है। दोनों बहनें इधर से उधर भटक रही थी, लेकिन तभी उन्हें जाल में फंसा हुआ एक पंछी दिखाई देता है,
जो बहुत ही ज्यादा जख्मी था। दोनों बहनें तुरंत ही उस पंछी के पास जाती हैं और उसे जाल से निकालकर नदी से थोड़ा सा पानी लाकर पिला देती है और उसके जख्मों पर जड़ी बूटी लगा देती है। जैसे ही वो पंछी थोड़ा सा ठीक हो जाता है, वैसे ही वो एक परी में बदल जाता है। तुम दोनों बहनें बहुत अच्छी हो। यहाँ से बहुत लोग गुजरे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी। तुम बहुत अच्छी हो। वैसे तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्यों घूम रही हो? उसके बाद ज्योति परी को सारी बात बताती है। परी उनकी दुख भरी कहानी सुनकर कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 3 जादुई नेकलेस की नदी के पास ले चलती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। फिर सुमन और ज्योति को लेकर 3 जादुई नेकलेस की नदी के पास ले आती है। दोनों बहनें वहां जाकर देखती हैं कि वहां पर एक नेकलेस की नदी में बहुत सारा सोना बह रहा है और दूसरी नेकलेस की नदी में बहुत सारे हीरे बह रहे हैं और तीसरी नेकलेस की नदी के ऊपर कुछ छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। ज्योति और सुमन, देखो, ये हमारी जादुई 3 नेकलेस की नदियाँ। अगर तुम सोने के नेकलेस की नदी से नेकलेस लेकर पहनती हो तो तुम्हारे सामने सोने का भंडार लग जाएगा, और अगर तुम हीरे के नेकलेस वाली नदी से हीरे का नेकलेस लेकर पहनती हो तो तुम्हारे सामने हीरे का ढेर लग जाएगा, और अगर तुम तीसरी वाली नदी से नेकलेस लेकर पहनती हो तो ये सारे बच्चे चुड़ैल के कैद से आजाद हो जाएंगे और तुम्हें 20,000 रुपए मिलेंगे। अब तुम्हारे हाथ में है, तुम इन बच्चों की जान बचाओगी या फिर सोना हीरा लेकर जिंदगी भर ऐश करोगी? परी जी, हमारी माँ ने हमेशा हमें एक बात सिखाई है कि हमें मुसीबत में लोगों की मदद करनी चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और ये बच्चे अपने परिवार से दूर हैं और हमें पता है परिवार से दूर रहने का कितना दुख होता है। इसलिए हम धन दौलत का लालच ना करके तीसरी नदी से नेकलेस लेकर पहनना चाहते हैं और 20,000 रुपए लेकर कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं, जिससे हम मेहनत के पैसे कमा सकें और 2 वक्त की रोटी खा सकें। तुम दोनों ने धन दौलत का लालच नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें सोने और हीरे के नेकलेस देती हूँ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम परीक्षा में पास हो गई। उसके बाद परी दोनों बहनों को सोने और हीरे के नेकलेस दे देती है, जिसकी मदद से दोनों बहनों के पास खूब सारी धन दौलत आ जाती है। दोनों बहनें एक महारानी वाली जिंदगी व्यतीत कर रही थी। अब तो सुमन बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने भी जाने लगी थी। अब उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रही थी। लेकिन जब ये बात रेखा को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाती है और हमेशा उन दोनों के घर के आसपास नजर रखने लगी। और एक दिन जब दोनों बहनें जादुई नेकलेस के बारे में बात कर रही थी तो वो सब कुछ सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि काली पहाड़ी के पीछे परियों की जादुई 3 नेकलेस की नदी है, तो वो तुरंत ही अपनी बहन को लेकर वहां पहुंच जाती है। दोनों बहनें बहुत लालची थी, इसलिए वो सोने और हीरे की नदी चुनती है। परी उनका लालच देखकर उनको सोने की नदी में फेंक देती है और दोनों डूब के मर जाती हैं। इस तरह उन दोनों को अपने लालच की सजा मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ सुमन और ज्योति को भी उनकी ईमानदारी का फल मिल चुका था, जिससे वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही थी।